चलिए आज चलते हैं एक सफर पर, कोई 2500 साल पहले के भारत में। हम ये देखने जा रहे हैं कि कैसे छोटे छोटे गांव देखते ही देखते इस उपमहाद्वीप के पहले बड़े और विशाल शहरों में तब्दील हो गए। तो सवाल ये उठता है कि इस जबरदस्त बदलाव के पीछे आखिर राज क्या था? वो कौन सी ताकत थी जिसने इतनी बड़ी आबादी को एक जगह लाकर खड़ा कर दिया और इन शानदार शहरों को बनाने में मदद की? देखिए, इसका जवाब न किसी राजा में है, न किसी साम्राज्य में। जवाब छिपा है एक टेक्नोलॉजी में। जी हाँ, ये सब कुछ शुरू हुआ लोहे से, एक ऐसा मेटल जिसने सचमुच इतिहास का रुख ही मोड़ कर रख दिया। चलिए इस कहानी को थोड़ा और समझते हैं। करीब 3000 साल पहले लोहे का इस्तेमाल तो शुरू हो गया था, लेकिन असली क्रांति आई आज से 2500 साल पहले। सोचिए, लोहे की कुल्हाड़ियों से घने जंगल साफ होने लगे और लोहे के फाल सख्त से सख्त जमीन को जोतकर उपजाऊ खेतों में बदल दिया। बस यहीं से एक नए दौर, एक कृषि क्रांति की बुनियाद पड़ी। और इससे ना एक ऐसा चक्कर शुरू हुआ जो खुद ब खुद चलता था। देखिए, राजाओं को अपनी सेना और किलों के लिए पैसा चाहिए था, है ना? तो उन्होंने किसानों पर टैक्स लगा दिया। अब सीधी सी बात है, टैक्स चुकाने के लिए किसानों को अपनी पैदावार बढ़ानी पड़ी। तो राजाओं ने क्या किया? उन्होंने नहरों और तालाबों जैसे सिंचाई के कामों में पैसा लगाया। इससे फसलें और भी बेहतर होने लगीं और राजा का खजाना भी भरने लगा। मतलब दोनों के लिए ही एक फायदे का सिस्टम बन गया था। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी और टैक्स की नहीं है। इतनी बड़ी तरक्की के लिए समाज का संगठित होना भी तो जरूरी था। तो चलिए अब जरा इन गांवों के अंदर झांक कर देखते हैं कि वहां जिंदगी कैसी थी, लोग कैसे रहते थे। और हाँ, पूरे उपमहाद्वीप में समाज का ढांचा एक जैसा नहीं था, बिल्कुल नहीं। अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो गांव का मुखिया ग्राम भोजक कहलाता था। वहीं दक्षिण के तमिल इलाकों में बड़े जमींदारों को वेल्लल्लार कहते थे। हाँ, दोनों ही जगहों पर आजाद किसान भी थे और बिना जमीन वाले मजदूर भी, बस उनके नाम अलग अलग थे। तो आखिर ये ग्राम भोजक था कौन? भाई, ये गांव का सबसे ताकतवर आदमी होता था और इसका पद भी अक्सर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। वो गांव का सबसे बड़ा जमींदार तो था ही, साथ ही राजा के लिए टैक्स भी वही वसूलता था। यही नहीं, जज का काम और कभी कभी तो पुलिस का काम भी उसी के जिम्मे था। मतलब एक तरह से वो पूरे गांव की धुरी था। चलिए अब गांवों से निकलकर शहरों की चहल पहल की तरफ बढ़ते हैं। पर एक मिनट, हमें इन पुराने शहरों के बारे में पता कैसे चलता है? भाई, इसका जवाब हमें मिलता है उस जमाने की कहानियों में, पुरानी मूर्तियों में और जमीन के नीचे दबी पुरातात्विक खोजों में। जातक कथाओं में एक बड़ी दिलचस्प कहानी है, एक बहुत ही होशियार नौजवान की। उसके पास एक मरे हुए चूहे के अलावा कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने क्या किया? उसने उस चूहे को एक होटल वाले को बेच दिया उसकी बिल्ली के लिए और कमाया अपना पहला सिक्का। पर कहानी तो अभी शुरू हुई है। हुआ ये कि एक दिन जोर का तूफान आया और राजा का बगीचा पूरा तहस नहस हो गया। उस नौजवान को इसमें एक मौका दिखा। उसने माली से कहा कि वो पूरा बगीचा साफ कर देगा, बदले में उसे सिर्फ सूखी लकड़ियां और पत्ते चाहिए। फिर उसने बच्चों को थोड़ी मिठाई का लालच दिया और देखते ही देखते पूरा बगीचा साफ करवा लिया। और वो सारी लकड़ी वो उसने बेच दी शाही कुम्हार को। और फिर आया उसका असली मास्टर स्ट्रोक। उसे खबर मिली कि घोड़ों का एक सौदागर अपने 500 घोड़े लेकर शहर आ रहा है। उसने क्या किया? शहर के सारे घास काटने वालों से उनकी सारी घास खरीद ली। अब जब वो सौदागर आया तो उसे कहीं घास ही नहीं मिली। मजबूरन उसे उस नौजवान से 1000 सिक्कों में घास खरीदनी पड़ी। ये कहानी हमें बताती है कि उस दौर के शहरों में मौके भी थे और उन मौकों को भुनाने वाली समझदारी भी। अब बात करते हैं इन शहरों की साफ सफाई की, जो काफी अलग थी। देखिए, अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो वहां पूरे शहर के लिए एक कमाल का योजनाबद्ध ड्रेनेज सिस्टम था। लेकिन इन शहरों में एक अलग ही चीज देखने को मिलती है, रिंग वेल्स। ये मिट्टी के बने गोल छल्ले होते थे जिन्हें एक के ऊपर एक रखा जाता था। ये हर घर का अपना प्राइवेट सिस्टम था, कभी टॉयलेट के लिए, कभी नाली के लिए, तो कभी कूड़ेदान के लिए। मतलब एक तरह से सेंट्रलाइज्ड से डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की तरफ एक बदलाव। चलिए अब एक ऐसे शहर की बात करते हैं जो उस दौर का एक बेहतरीन नमूना था, मथुरा। ये शहर पिछले 2500 सालों से भी ज्यादा वक्त से एक बहुत जरूरी सेंटर रहा है और ये दिखाता है कि एक प्राचीन शहर एक साथ कितने सारे काम कर सकता था। तो आखिर मथुरा इतना खास क्यों था? पहली बात, इसकी लोकेशन। ये 2 बड़े व्यापारिक रास्तों के चौराहे पर था।
दूसरा, ये एक किलाबंद शहर और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था। तीसरा, यहाँ बेहतरीन मूर्तियां बनती थीं। इतना ही नहीं, ये कुषाणों की दूसरी राजधानी भी बना और साथ ही बौद्ध, जैन और कृष्ण भक्तों सबके लिए एक बड़ा धार्मिक केंद्र भी था। और इसका सबूत हमें मिलता है पत्थर पर खुदे लेखों से। इन पर लिखा है कि कैसे सुनार, लोहार, बुनकर मतलब हर तरह के कारीगर मठों और मंदिरों को दान दिया करते थे। ये दान दिखाता है कि शहर की इकोनॉमी कितनी जिंदा दिल और विविध थी, जहां हर कोई अपना योगदान दे रहा था। और इस पूरी इकोनॉमी को चलाने के पीछे थीं श्रेणियां। इन्हें आप आज के ट्रेड यूनियन या गिल्ड जैसा समझ सकते हैं। ये कारीगरों और व्यापारियों के संगठन थे। इनका काम क्या था? ये ट्रेनिंग देते थे, कच्चा माल खरीदते थे और पूरे व्यापार को ऑर्गेनाइज करते थे। और सबसे कमाल की बात, ये बैंकों की तरह भी काम करते थे, जहां लोग अपना पैसा सुरक्षित रख सकते थे। चलिए अब जरा और बड़े कैनवस पर देखते हैं। ये शहर सिर्फ अपने आसपास तक ही सीमित नहीं थे। ये एक बहुत बड़े ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा थे। एक ऐसा नेटवर्क जो भारत को सीधे ताकतवर रोमन साम्राज्य से जोड़ता था। जरा सोचिए, आप एक यूनानी व्यापारी हैं और आपका जहाज बारिए गाजा यानी आज के भरूच के बंदरगाह पर पहुंच रहा है। एक पुराने नाविक ने इसके बारे में लिखा है कि ये जगह कितनी खतरनाक थी। खाड़ी बहुत तंग थी और रास्ते मुश्किल। सिर्फ राजा के तय किए हुए माहिर मछुआरे ही जहाजों को सही सलामत अंदर ला सकते थे। मतलब ये एक बहुत जरूरी लेकिन उतना ही खतरनाक एंट्री पॉइंट था। और यहां होता क्या था? एक जबरदस्त लेन देन। रोम से शराब, तांबा और सोने चांदी के सिक्के आते थे और बदले में भारत से क्या जाता था? हिमालय की खास जड़ी बूटियां, हाथी दांत, रेशम और बेहतरीन इत्र। ये दो महान सभ्यताओं के बीच लग्जरी और जरूरत की चीजों का एक शानदार संगम था। लेकिन इस रोमन ट्रेड का पक्का सबूत कहां है? तो चलिए एक केस फाइल खोलते हैं, अरिकामेडु की। ये जगह आज के पुडुचेरी में है। करीब 2000 साल पहले ये गुलजार तटीय बस्ती थी, एक ऐसा ट्रेडिंग पोस्ट जहां दूर दूर से जहाज आकर रुकते थे। यहां पुरातत्वविदों को जो मिला वो किसी ठोस सबूत से कम नहीं। उन्हें एम्फोरा मिले। ये लंबे लंबे रोमन जार होते थे जिनमें शराब या तेल लाया जाता था। उन्हें एरेटाइन वेयर भी मिला, जो इटली में बने खास लाल रंग के मिट्टी के बर्तन थे। इनके अलावा रोमन लैंप, शीशे का सामान और कीमती पत्थर भी मिले। ये सारी चीजें भूमध्य सागर के साथ सीधे और मजबूत व्यापारिक रिश्ते का जीता जागता सबूत हैं। और यह बात हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। जरा सोचिए, अगर अरिकामेडु जैसा सिर्फ एक बंदरगाह हमें 2000 साल पहले के ग्लोबल ट्रेड की इतनी गहरी कहानी बता सकता है, तो फिर इतिहास के न जाने और कितने राज हैं जो अभी भी जमीन के नीचे अपनी खोज का इंतजार कर रहे हैं। प्राचीन दुनिया शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा आपस में जुड़ी हुई थी।